جی अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए अपेरेंटली बज़ाहिर एक और मुश्किल खड़ी हो गई है, मिनी बजट, जिसकी रास्ते में रुकावट सिर्फ अपोजिशन ही नहीं बल्कि हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट बनके हुकूमत के लिए खड़े हो गए हैं। ट्यूसडे के दिन विफाकी काबीना का इजलास था, जहां पे मिनी बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाना था। इत्तेहादियों के तहफ्फुजात और एतराजात, मिनी बजट फेडरल कैबिनेट से मंजूर नहीं हो सका। फिर हुकूमत की तरफ से कहा गया कि जी वेडनेसडे को हम कौमी असेंबली में पेश कर देंगे। उससे पहले विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज बुलाया गया था, जो कि नहीं हो सका क्योंकि हुकूमत के इत्तेहादी मिनी बजट पे वोट देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें शदीद एतराजात हैं मिनी बजट की शिकों के हवाले से, इसमें लगने वाले टैक्सेस के हवाले से, अवाम पर जो महंगाई का एक नया बोझ पड़ना है उसके हवाले से। बावजूद इसके कि हुकूमत का दावा है कि मिनी बजट अवाम के लिए बिल्कुल कोई तकलीफ का बाइस नहीं बनेगा, इसमें कोई एडिशनल टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे। यहां तक कि हुकूमत ने कहा कि मिनी बजट आ जाएगा तो कोई महंगाई नहीं आएगी और कोई कयामत नहीं आ जाएगी। लेकिन हुकूमत की इस तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद हुकूमत के अपने इत्तेहादी ये लॉजिक तस्लीम करने को तैयार क्यों नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब कल एक बार फिर फेडरल कैबिनेट का स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, जिसमें मिनी बजट की मंजूरी ली जाएगी, उसके बाद कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। लेकिन क्या कल इत्तेहादी राजी हो जाएंगे? और ये सिर्फ एक बिल का मामला नहीं है, इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से भी हुकूमत के इत्तेहादी शदीद खफा थे। और उससे पहले एतमाद का वोट जब लेना था ज्वाइंट सेशन से, उस वक्त भी यही खबरें आई थी कि हुकूमत के अपने लोग वोट देने को तैयार नहीं हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए खतरात खदशात हैं या नहीं हैं, क्योंकि नवाज शरीफ की वापसी जो कि होनी है या नहीं होनी, हमारे ही प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तो ये कह चुके हैं कि जी पार्टी पॉलिसी नहीं है, पार्टी के अंदर कोई डिस्कशन नहीं हो रही। लेकिन अभी भी नून लीग के अंदर एक धड़ा इस बात पे बजिद है कि जी बस चंद ही हफ्तों में और नई से नई डेट देते हैं नवाज शरीफ के वापस आने के हवाले से। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए अब बिल्कुल साल का इख्तिताम भी हो रहा है 2021, बहुत सी अफवाहों के साथ, हुकूमत के जाने की खबरों के साथ। अब नया साल है, हुकूमत के जाने की नई खबरें हैं, क्या ये सच्ची साबित होंगी कि नहीं होंगी, इन सब पर बात करेंगे। ऑपोजिशन की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या कल मिनी बजट और उसके बाद जो डिबेट होगी मिनी बजट रुकवाने में ऑपोजिशन कामयाब हो सकेगी या नहीं, इस पर प्रोग्राम में आज डिबेट करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास दो बड़े जबरदस्त इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियात मौजूद हैं, दो बड़ी सियासी जमातों से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हैं जनाब अली नवाज आवान साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सरकर्दा रहनुमा सीनियर तर्जुमान हैं अजमा बुखारी साहिबा, वो मुझे ज्वाइन कर रही हैं। मैं अपना इंट्रो दे रही थी तो अली नवाज अवान साहब मुसलसल हंस रहे थे तंजिया अंदाज में। जहां मैं बात करती थी हुकूमत के जाने की, वो आगे से एक मुस्कुराहट बल्कि हंसी पेश कर दिया करते थे। अली नवाज अवान साहब, ये हकीकत नहीं है कि आपका 2 दिन से कल तीसरा दिन होगा, फेडरल कैबिनेट का आपका इजलास हो रहा है, लेकिन मिनी बजट आप वहां से मंजूर नहीं करवा पाते क्योंकि आपके इत्तेहादी आपके साथ नहीं है, और आप हंस रहे हैं मेरे सवालात पे? मेरा ख्याल है 3.5 साल हो गए हमारी गवर्नमेंट को, 3.25 साल हो गए, और गरीदा आपके तो शोज हो रहे हैं। और हमारा जो पहला बजट था उसके ऊपर भी इसी तरह का शो हुआ था कि ये बजट हम इनको पास नहीं करने देंगे। फिर हमारा, आपको याद है, सेनेट के अंदर अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई थी, और इतनी बेचारों के साथ सुबकी हुई कि उन्होंने जो वाइस चेयरमैन है उसके खिलाफ वापस ले ली थी। उसके बाद हमारा दूसरा बजट आया, उसके बाद हमारा तीसरा बजट आया, फिर हमारा पहली दफा ज्वाइंट सेशन बुला के लेजिस्लेशन हुई, दूसरी दफा लेजिस्लेशन हुई। सेम शोज, सेम वर्ड्स हमेशा यूज होते हैं। इत्तेहादी नाराज हैं, ज्वाइंट सेशन 14 तारीख को होना था, 20 तारीख को क्यों हो रहा है? इस दफा तो हम इसको होने नहीं देंगे, इस दफा तो हुकूमत चली जाएगी। देखिए, अगर फाइनेंस बिल पास नहीं होता तो हुकूमत चली जाती है। ज्वाइंट सेशन में कितनी सुबकी होगी, मैं तो सुन के मेरे कान थक गए। आपके नाराज, देखिए, इत्तेहादी गरीदा, आप इंट्रो से चले ना। आप ये कह रही हैं आपने इस दफा तो मुबैना भी नहीं लगाया, आपने तो स्ट्रेट फायर मारा। तो बात मुबैना ये होता है ना कि मुबैना तौर पे ये लग रहा है इत्तेहादी नाराज है, इत्तेहादी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं मीडिया के ऊपर, एमक्यूएम स्टेटमेंट्स दे रही है, काफ लीग स्टेटमेंट्स। अच्छा सुने ना, मुबैना तौर पे ये पास नहीं हो सकेगा। मुबैना तौर पे पहले अब लगा देते हैं ना। मैंने सवाल किया कि क्या हुकूमत करवा सकेगी या नहीं, मैं उसका जवाब आपको दे। देखो भाई, मैं कह रहा हूँ थोड़ा बोलने नहीं देंगे तो आसानी हो जाएगी जिंदगी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह 3.5 साल में हमने अपने हर लेजिस्लेशन कराई है, जिस तरह हमने अपना हर बजट पास कराया है,
جس طرح ہم نے جتنی عدم اعتماد کی تحریکیں فیل کرائی ہیں الحمدللہ اسی طرح یہ بھی پاس ہو جائے گی. اور وہ اپوزیشن کے الزامات ہیں کہ فون کالز آتی ہیں جو آپ کی تحریکیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں, آپ کے بل بھی منظور ہو آج جاتے کل ہیں. تو وہ اپنی فون کالوں کی بتا رہے ہیں کہ یہ فون کال ہماری تھی, یہ فون کال ہماری نہیں تھی, اتنی فون کال ہماری تھی, اتنی فون کال ہماری یہ نہیں تھی. تو ہمیں کیا لگے ان کو فون کالیں آ رہی ہیں, فون کالیں جا رہی ہیں, اب میں اس کے اوپر کیا بحث لیکن کر اگر سکتا ہوں؟ اپوزیشن کو آ رہی ہیں یا جا رہی ہیں فون کالز تو آپ کے لیے تو وہ جا کہتے کچھ ہیں لوگوں کو نا تللیق رکھنے والی بات ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں, کچھ لوگوں کو بیچاروں کو کہا ہوا ہے تم نے نا کھڑے ہو جانا ہے اور ووٹ کو عزت دلانی, اور اس کے ساتھ ہی لائن میں لگ کے جب ووٹ ڈالتے ہیں تو اس وقت وہ بیچارے وہ 1-2 ہفتے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں. پھر وہ زبیر عمر پکڑے جاتے ہیں, پھر 1-2 ہفتے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں. پھر شہباز شریف کا بیان آ جاتا ہے کہ میں پاؤں پڑنے کو تیار ہوں, پھر یہ غائب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد شہباز شریف کا ایک اور بیان, ہم نے تو کیبنٹ بھی فائنل کر لی تھی اور کیبنٹ کی تو ہم نے کلیئرنس بھی کرا لی تھی, پھر یہ بیچارے یہ خود کو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے. وہ خدا رہا کن کے الزام, کوئی ایک بات منہ پہ استعفے ماریں گے, دسمبر آخری تاریخ ہے, آریا پار کر دیں گے, فلاں کر دیں گے, یہ کر دیں گے. ایک چیز آج تک, ایک چیز غریدہ, تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں انٹرو دیتے ہوئے تو آپ کو سوچنا یہ چاہیے کہ میں کن لوگوں کے الزام کو دہرا رہی ہوں. میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کسی کے الزام سے نہیں, میں نے کسی کے الزام سے نہیں دہرایا, میں نے سوال کیا. میں غریدہ اور کہتا ہوں آپ کو, آئندہ ہمارے پہ آپ نہ کہیں مبینہ, آپ ان کے اوپر کہا کریں مبینہ الزام. چلیں ان کے سوالوں کے جواب ازما بخاری صاحبہ بھی مسکرا رہی ہیں اور بڑی بے چین ہیں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے. ازما صاحبہ یہ جو باتیں کی علی نواز اعوان صاحب نے, اس کا ذرا جواب دے دیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری فون کالز تو مبینہ ہیں, جو آپ الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں, اصل بندے تو آپ کے اکٹھے ہوتے ہیں. فون کالز آ رہی ہیں, جا رہی ہیں, نواز شریف آ رہے ہیں, نہیں آ رہے ہیں, یہ سارا ماجرا کیا ہے ازما بخاری صاحبہ؟ بہت شکریہ غریدہ. یہی ان کا غرور و تکبر ہے جو آج پاکستان کو ان حالات پہ لے آیا ہے کہ عام آدمی کی سفرنگز کے اوپر بات کرتے ہوئے ان کو ذرا سا خوف خدا بھی نہیں آتا. وہ دیکھیں نا, دوائی جو ہے وہ مہنگی ہو گئی تو کون سی قیامت آ گئی, مہنگائی زیادہ تھوڑی سی ہو گئی تو کون سی قیامت آ گئی, روٹی کم کھا لیا کرے. پرویز خٹک صاحب نے تو یہ کہہ دیا تھا مہنگائی ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو ظاہر ہے ان جیسوں کے لوگ, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ بات. اور لیکن یہ ایک بات ضرور ہے, یہ دیکھنے کی بات ہوگی کہ کیا ان کو مطلوبہ سہولت فراہم ہے ابھی تک یا نہیں ہے. اور یہی امپورٹنٹ سوال ہے پاکستان کی پالیٹکس میں آج کل کہ مطلوبہ سہولت جو ہے وہ فراہم ابھی تک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اس کے بغیر یہ ہمیں تو کیا کہہ رہے ہیں, یہ اس کے بغیر 24 گھنٹے گزار کے جب دکھائیں گے تب بات کی بات ہے. شیخ رشید تو کہتے ہیں کہ ہمارے سر پہ ابھی تک ہاتھ ہے. یہی تو بات ہے. اب دیکھیں شیخ رشید صاحب اس طرح کے جب بیانات فرماتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں 20 سال کی ادارے نے پالیسی بنا لی ہے, جب عمران خان صاحب نے کہا ہمارے منشور کے آگے کھڑے ہیں, کبھی کہا پیچھے کھڑے ہیں, کبھی یہ کہا کبھی وہ کہا, تو اس وقت کسی کو خیال کیوں نہیں آتا کہ سیاست میں ان کا جن کا عمل دخل نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے, تو یہ لوگ ان کو گھسیٹ کے لاتے ہیں, تب ان کو اعتراض کیوں نہیں ہوتا کبھی, تب ان کی سبکی کیوں نہیں ہوتی, ان کو کبھی کوئی کیوں نہیں پوچھتا. لیکن مجھے یہاں پر ان کی سیاسی باتوں کے جواب کی بجائے مجھے آج وہ بات کرنی ہے جو عام آدمی کی بات ہے. یہ واقعی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ 350 ارب روپے, کچھ لوگ 500 ارب کہہ رہے ہیں کہ اس کے یہ جو ٹیکس کی جو رعایت تھی وہ واپس لے رہے ہیں. ٹیکس کی رعایت واپس لینے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو رعایت دی گئی تھی وہ اب نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے آپ وہ ٹیکس بھریں گے. جو آدمی پہلے ہی عام آدمی جس کی زندگی اجیرن کر دی ہے انہوں نے, اور آج عالم یہ ہے کہ IMF ہمارے سے معاہدہ کرنے سے پہلے, دیکھیے ہر دور حکومت میں حکومتیں IMF کے پاس گئی ہیں, اور ہم تو وہ حکومت ہیں پاکستان کی تاریخ کی جس نے IMF کا پروگرام پورا کر کے اس کو خداحافظ کہا تھا. لیکن اس طرح سے سرنڈر کبھی کسی نے نہیں کیا تھا کہ وہ معاہدہ کرنے سے پہلے اپنی شرائط منوائیں گے اور پھر آپ وہ شرائط پوری کریں گے اور پھر ڈٹائی سے کہیں گے کیا بات ہے, کیا فرق پڑتا ہے. کیا یہ بات میں آج اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ واقعی ہم عمران خان کی طرح مولا جٹ نہیں بن سکے, اور ہم بننا بھی نہیں چاہتے, چونکہ عمران خان جو جس طرح سے سول نافرمانی کر کے قوم کی خدمت کی, پارلیمنٹ پہ حملے کر کے قوم کی خدمت کی, جس طرح ہنڈی حوالہ کے ذریعے پیسے جو ہے وہ منگوانے کی قوم کی خدمت کی, اور جس طرح اتنا بڑا احسان کیا کہ انہوں نے کہا کہ بل ہی جلا دو. جب اس وقت بل 8 روپے کا یونٹ تھا تو بل جلا دیے تھے. آج جب 23 روپے عام آدمی بل دے رہا ہے نا, تو کل میں نے بلکہ دیکھا کہ شاید کسی ایک جگہ پر خواتین جو ہے انہوں نے بل جلائے بھی.
تو یہاں جب یہ عالم ہے لیکن عام ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کے لیے سمپل بات ہے, ایک روٹین میٹر ہے, تو کوئی بات نہیں, انہوں نے اپنے اپنے حلقوں میں جانا ہے, اور نو عوام اونلی, نو عمران اونلی عوام کے نعرے اس لیے لگتے ہیں ان کے جلسوں میں. لیکن عظمہ بخاری صاحبہ 3-3.5 سال ہو گئے جو علی نواز اعوان صاحب بات کر رہے تھے کہ اپوزیشن یہی واویلا کر رہی ہے کہ جی مہنگائی ہے, عوام مر گئے ہیں, بہت بری حالت ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی گورنمنٹ ایک تو سروائیو کر رہی ہے, نمبر 1, نمبر 2 ووٹ بھی لیتے ہیں, نمبر 3 سوائے سندھ کو چھوڑ کے پورے پاکستان میں ان کی حکومت ہے, نمبر 4 حکومت کی کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی, مہنگائی آج ہے, منی بجٹ آج آ رہا ہے, مارچ آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں 3 مہینے کے بعد مارچ میں, سوائے سیاسی بیان بازی کے یا چند تقریروں کے اپوزیشن کی کوئی اسٹریٹجی, کوئی پریشر گروپ نہیں ہے گورنمنٹ کے اوپر, معذرت کے ساتھ. آپ درست کہہ رہی ہیں غریدہ, اور میں نے تو کہا, میں نے تو کنسیڈ کیا ہے کہ ہم عمران خان طرح کے غیر پارلیمانی قسم کے مولا جٹ نہیں بنے, اور اس کو اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, دیکھیے ہم عام آدمی کی آواز پہنچا رہے ہیں. اب آگے حکمران گنگے اور بہرے بیٹھے ہیں, ان کو نہیں نظر آ رہا, وہ اندھے بھی ہیں ساتھ, اگر ان کو نظر نہیں آتا, ان کو عام آدمی کی سفرنگز کا سمجھ میں نہیں آ رہا, ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مائیں جو ہے بچے بیچنے کے لیے آ جاتی ہیں, اور اگر ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہر طبقہ فکر جو ہے وہ سڑک پہ ہے, اگر ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ جہاں پر ان کی حکومتیں تھی وہاں پر حکومتوں کے باوجود, وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے باوجود, وہ کنٹونمنٹ الیکشن بھی ہارتے ہیں, وہ ضمنی انتخابات بھی ہارتے ہیں, اور پھر ابھی تو بلدیاتی انتخابات کا پہلا فیز ہوا ہے, اور سنا ہے دوسرا فیز جو ہے وہ اس میں بھاگ گئے اور کہا ہے جی بڑی سردی ہوتی ہے تو مارچ میں لے جائیں. تو یہ بھی عوام ہی کہہ رہے ہیں نا, اور ہم ان کی آواز ہی بن سکتے ہیں. اب اسپیکر کو پکڑ کے کھینچ کے نیچے تو لا نہیں سکتے, نہ جو ہے وزیر اعظم کی طرح, ان کے وزیر اعظم کی طرح جو ہے میں گریبان سے پکڑ کے کھینچ لوں گا وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے, یہ ہم نے نہیں کہا, یہ ہم نہیں کہہ سکتے, نہیں کہنا چاہتے. ٹھیک ہے علی نواز اعوان صاحب, منی بجٹ, مہنگائی تو ہے نا, یہ تو آپ تسلیم کرتے ہیں, عوام پریشان ہے یہ بھی آپ تسلیم کرتے ہیں, تو اس منی بجٹ کے بعد یہ کم از کم کہہ دینا کہ جی کوئی قیامت نہیں آ جائے گی, یہ انسینسٹیوٹی نہیں گورنمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کے لوگوں کی طرف سے؟ کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا, اور کانٹیکسٹ تھوڑی میں پڑھی لکھی باتیں کروں گا, میں تانے زنی نہیں کروں گا, عجیب عجیب الفاظ استعمال نہیں کروں گا, مجھے یہ نہیں سکھایا گیا. میں صرف اتنی سی باتیں کروں گا. خدمات کی بات کی, خدمات تو جتنی نون لیگ کی ماشاءاللہ پاکستان کے لیے غریدہ, وہ تو کسی کی بھی نہیں ہے. مطلب اس پاکستان میں اگر یہ ڈیموکریسی ہمیشہ ڈیریل ہوئی ہے تو اس کی سب سے بڑی ریزن نون لیگ رہی ہے, اور اس کی فائدہ بھی سب سے زیادہ نون لیگ نے لیا. اگر جنیجو کو ڈچ کیا گیا تو اس کا فائدہ کس کو ہوا, اور جو ڈیموکریسی ڈیریل ہوئی نواز شریف صاحب کو ہوا. اگر چھانگا مانگا کی سیاست پاکستان میں آئی, اور چھانگا مانگا کی سیاست اگر آئی تو سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا. اگر سپریم کورٹ میں جسٹس رفیق تارڑ نے جا کے بریف کیس چلائے, ادارہ تباہ کیا, فائدہ کس کو ہوا. اور بہت درد ہوا ان کو منی بجٹ کا, آپ کو پتا نا کتنا مسائل ہے, درد ہے ان کے دل میں. 99 کے اندر پورے فورن ریزرو انہوں نے سیل کر دیے تھے پاکستان کے اندر, اگر فریز کر دیے تھے, پوری دنیا کے پیسے بٹھا کے انہوں نے کہا تھا یہ تو اب ہمارے ہو گئے, آپ بھاگ جائیں ادھر سے, آپ کا کوئی ڈالر آپ کا نہیں ہے, اور پاکستان میں کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. خدمات بہت ہیں, ہمیشہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کو ہر چیزیں یاد آ جاتی ہیں. یوسف رضا گیلانی کو بھی کہتے ہیں اترو, جب تک سپریم کورٹ تمہارا ڈیسیجن نہیں کر دیتی اس وقت تم تو وزیر اعظم نہیں ہو. سب سے بڑی جو عدالت ہے جب اپنی باری آتی تو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. پاکستان کے اداروں کا تمسخر اڑاتے ہیں اور لائن میں لگے ہوتے ہیں. ان کی کوئی آپ دیکھیں نا, ہم نے 24 سال اس پاکستان میں اچھی بری اپوزیشن کر کے یہاں پہنچے ہیں. دیکھیں ہمارے ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی, لیڈر آف دا اپوزیشن پیپلز پارٹی, اپوزیشن لوگ ہمیں مانتے تھے, ہم نے بتایا یہ تو اتنے نااہل ہیں, یہ تو اپوزیشن بھی نہیں کر سکتے, اتنے نکمے ہیں, تو اپوزیشن بھی نہیں. ہماری 35 سیٹیں تھی غریدہ ٹوٹل نیشنل اسمبلی کے اندر, اور ان کو بتا دیا تھا ہم نے کہ اپوزیشن کیا ہوتی ہے. آپ کے کہنے میں لوگ باہر نہیں آتے, آپ کے لوگ ماننے کو تیار نہیں. کے پی الیکشن میں JUIF جیتی ہے اور تمغے اپنے اوپر لگا رہے ہیں. سیکنڈ لاسٹ جماعت ہے یہ نون لیگ کے پی الیکشن میں, اور کتنے خوش ہو رہے ہیں. ان کا یہی تو مسئلہ ہے ساری زندگی میں. اگر ان کا حساب لگائیں غریدہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں, میں وہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا جو یہ کر رہی ہیں محترمہ, کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایفیڈیوٹ آتا ہے ملک قیوم کی فون کال آتی ہے تو وہ بری ہو جاتی ہے, اگر 2 نمبر آڈیو کال آتی ہے ثاقب نثار کی وہ اچھی ہو جاتی ہے. جسٹس ارشد کی ویڈیو بہت اچھی ہے, جسٹس ارشد کا ایفیڈیوٹ بہت برا ہے. یہ مطلب اتنی, اور ایک طرف کہتے ہیں ہاں یہ جوڑ کے بنائی گئی تو اس میں یہ الفاظ نہیں ہے, جو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے پھر کوئی اور چیز سامنے لے آتے ہیں.
इन्होंने जिंदगी में अपोजिशन तो देखी नहीं ना। अब ये माशाल्लाह इतनी खिदमात है पाकिस्तान के लिए, मेरा सवाल, इनकी खिदमात है। अब आते हैं आपने जो बात, मेरा सवाल, आपने लिताड़ लिया? नहीं लिताड़ लिया, नहीं अल्लाह ना करे मैं किसी को लिताड़ूं। मेरी तो ये वाहिद पार्टी है जिसके अंदर मैं हमेशा बाकी सारी पार्टियों को लिताड़ता रहा हूं और मैं लिताड़ता रहूंगा। मैं तो ये नहीं हूं कि एक दिन गरीदा को बुरा कह रहा हूं, कल गरीदा के साथ ही बैठा हूंगा। ये मेरा ना मैं आपको राह का एजेंट कहूंगा, ना मैं किसी को कुछ कहूंगा और अगले दिन गरीदा मेरे लिए अच्छी हो जाएंगी, ये मैं नहीं करता। मेरी पेरेंट 14 साल से एक ही पार्टी, उसी में रहूंगा, चाहे ऑपोजिशन में चाहे जो गवर्नमेंट में हो। आगे चलते हैं। आपने महंगाई की बात की, अब महंगाई पे आ जाता हूं ना। महंगाई अगर आप उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूं, आप समझती हैं अगर महंगाई आप कह रही नहीं है, जो कहता है नहीं है बहुत गलत बात करता है। महंगाई है, आपकी हुकूमत के अपने लोग कहते हैं। देखें नहीं वो कॉन्टेक्स्ट देखें, वज़ीर आज़म साहब खुद कहते हैं, छोड़ दें बाकी सबको। नहीं कहते, मैं आपको बता दूं, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। कंपैरेटिव स्टडी में वो ड्रॉ करते हैं, ये नहीं क्योंकि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। क्या 20 करोड़ अवाम जाके अमेरिका में रहना शुरू कर? मेरी बात तो सुने ना, नहीं इंडिया रहना शुरू करते हैं, 23 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले गए, साथ है ना, उधर चले जाए, बांग्लादेश चले जाते हैं। इंडिया की करेंसी इस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा बुरी करेंसी डिक्लेयर होगी इस साल में। टर्की चले जाए, सस्ता ना करें और आप कह रहे हैं कि हमारे अवाम इंडिया चले जाएं। कंपैरेटिव स्टडी नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात जरा समझो। आपने कहा कि अमेरिका जाके रहना शुरू करते हैं, आपने ये कहा, मैंने उसका जवाब दिया। मैं ये कह रहा हूं कि खुद कह रहा है कि अमेरिका में 40 साल बाद सबसे ज्यादा महंगाई है उनका। आपको पता है जो नेगेटिव में इन्फ्लेशन होती थी, आज 7% पे इन्फ्लेशन है। इंग्लैंड, आप इंग्लैंड की बात करें, जर्मनी कहता है 28 साल बाद सबसे ज्यादा महंगाई है। आप इंडिया की बात करें, आफ्टर कोविड उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई है, लीरा तबाह होकर रह गया टर्की के अंदर। ये ओवरऑल पूरी दुनिया में महंगाई, उस कंपैरिजन में वो कहते हैं अभी भी सस्ता। ये तो हम बिल्कुल नहीं कह रहे। आज वहां के आमदन भी डिस्कस कर लें और एम्प्लॉयमेंट रेट भी डिस्कस कर लें, उनके इकोनॉमी का हुजूम भी डिस्कस कर लें, उसके बाद सबका कंपैरिजन कर लेना। सिर्फ आप महंगाई का एक चीज ऐड कर लीजिएगा साथ, एक चीज ऐड कीजिएगा, उनका टैक्स टू जीडीपी भी ऐड कर लीजिएगा। क्यों टैक्स कितना देती है उनकी आवाम? नहीं ये बात नहीं है, आपके इकोनॉमी के हुजूम आपके इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा ना। 9% है, आप जो टैक्स टू जीडीपी है ना आपका, आप 9% कलेक्ट करते हैं, इंडिया 18% कलेक्ट करता है, अमेरिका 60% कलेक्ट करता है। अब कंपैरिजन भी तो ड्रॉ करें ना, कि आप कंपैरिजन क्या आप लोगों ने कलेक्ट करना नहीं, तो हम तो कोशिश कर रहे हैं। हम 3800 से लेके 6000 पर ले चले गए अपनी रिसीट्स को, हमने एक तरह उसको डबल कर दिया है। पर हमारे मसाइल भी तो बहुत ज्यादा है ना। अगर आपने पिछले 3 सालों में अगर $30 अरब कर्जा वापस किया है, तो आप बताएं, अब मुझे बताएं, मुझे ये IMF का कह रही थी, जब इनकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई थी, $2.5 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, हमने बड़े नमाक से वो IMF का प्रोग्राम पूरा किया। मुझे बताएं, मैं $20 अरब छोड़ के गए करंट अकाउंट डेफिसिट। और आप कहते हैं, और आप खुद क्यों कहते थे कि जैसे हमारी गवर्नमेंट है, ये आपको IMF जाना पड़ेगा। जब IMF के यहाँ जाते हैं, उनकी कंडीशंस आती हैं, ये नहीं हो सकता। और आप मिनी बजट में है क्या? आप ये कहेंगे कि मिनी बजट से फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? अब खरीदा कि आप हायर एंड पे मेकअप यूज करती हैं, लेट्स सपोज, उसके ऊपर पड़ेगा। आप हायर एंड पे एप्पल का फोन यूज करती हैं, उस पर पड़ेगा। आप हायर एंड पे BMW यूज करती हैं, उसके ऊपर पड़ेगा। आप हायर एंड पे इंपोर्टेड चीजें यूज करती हैं, उसके ऊपर पड़ेगा। आप डॉग फूड यूज करवाती हैं अपने पेट्स को, उसके ऊपर पड़ेगा। बट अगर आप ये यानी कि आप कह रहे हैं कि मिनी बजट में अमीरों के जेरे इस्तेमाल जो चीजें हैं उस पर टैक्स हायर एंड जो गरीबों के इस्तेमाल की चीजें, गरीबों का क्या देखें, लेकिन जो अज़मा साहिबा कह रही थी कि 350 के या 500 अरब के टैक्स, 350 अरब आप उसमें से देखें, आप करते हैं। अच्छा, इस पे ब्रेक के बाद बात कर लें जी। आपका खरीदा जो नहीं, मेरी गुजारिश है क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं अली नवाज अवान साहब से मिनी बजट के हवाले से, उसके बाद जो अज़मा बुखारी साहिबा के एतराज़ात हैं उस पर भी बात करेंगे, एंड नवाज शरीफ की वापसी और हुकूमत का एक नया पैंतरा नवाज शरीफ को लाने का, शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का, इस पर भी सवाल करेंगे। छोटी सी ब्रेक के जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं आज अज़मा बुखारी साहिबा और अली नवाज अवान साहब। अली साहब, ब्रेक का वक्त आ गया था, लेकिन जो 350 बिलियन के जो अज़मा साहिबा कह रही हैं, जो आपने रिकन्फर्म कर दिया, 350 बिलियन के टैक्सेस अगर आप विदड्रॉ कर रहे हैं, रिलीफ विदड्रॉ कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो वो सारे के सारा अमीरों पे है, गरीबों पर कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए ना, आपका जो मेन चीज है जो गरीब यूज करते हैं, उनके ऊपर ये किसी किस्म का नया टैक्स नहीं लागू होगा। अच्छा। नहीं ना उनके, अगर कहीं हम उनको डिस्काउंट्स दे रहे हैं, लेट्स सपोज आपका फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर्स पे सबसे ज्यादा सब्सिडी वैसे नहीं मिल रही है। नहीं, पंजाब का किसान सड़कों पर निकला हुआ है। अच्छा सुनते, अब दूसरा सवाल आ गया, उसका मैं अलग इसी के साथ कनेक्टेड है। सब्सिडी हम दे रहे हैं, हम सब्सिडी विड्रॉ नहीं कर रहे हैं।
ठीक है जी। अच्छा। जो जो सब्सिडी जहां जहां गरीब आदमी, हमारा काश्तकार, हमारा मजदूर, हमारा मिडिल क्लास, जहां जहां उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ट्रैक्टर्स पे, इंपोर्टेड कहीं- मशीनरी पे। नो, नॉट एट ऑल। अगर आप देखें, मशीनरी तो गाड़ी भी है ना। हाँ। आप मशीनरी मतलब जो कारखानों में, इंडस्ट्रीज में आपको मैं इस्तेमाल देखा हो, पाकिस्तान जिससे आउटपुट पे, प्रोडक्शन आउटपुट पे फर्क पाकिस्तान पड़ेगा। में अल्हम्दुलिल्लाह एक टर्म होती है इकोनॉमी की, स्टेट बैंक के थ्रू जब हमारी गवर्नमेंट आई है, क्योंकि पिछली दफा एक्सपोर्ट्स गिर गई थी नून लीग के दौर में, जो पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी, तो हमने इसको कहा कि हमने इसको आप बढ़ाना है, हमने कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी से अपने एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, जो आप बात करें कि हमने नई मशीनरी ले, तो हमने उल्टा उनको स्पेशल रेट्स पे लोन्स ऑफर किए हैं। और कितने के खरीदा? 456 अरब रुपए के। उसमें से यूज कितने हो चुके हैं? 452 अरब रुपए के। उल्टा वो सब्सिडाइज्ड है। अगर बाहर से आप नई मशीनरी मंगाना चाहती हैं तो आपको जो लोन मिलेगा वो भी डिस्काउंट रेट सबसे कम होगा। ठीक है, ये कल तो आप मिनी बजट ले आएंगे ना कौमी असेंबली में, अगर आपके इत्तेहादी मान गए तो दैट्स अ बिग इफ। मुबैना इत्तेहादी मुबैना या मानना मुबैना है? इल्जाम मुबैना। इल्जाम। चलिए, अच्छा है आपने क्लैरिफाई कर दिया। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि टैक्सेस पहुंचे वाले। असमा बुखारी साहिबा, अली नवाज अवान साहब ने वाजे कर दिया कि जी कौन कौन से टैक्सेस की रिलीफ वापस ली जा रही है, सिर्फ अमीरों के ऊपर। खवातीन के मेकअप का सामान भी तो वो जो कि इम्पोर्टेड है, जो गरीबों के इस्तेमाल की चीजें, उस पे इसलिए वो कह रहे हैं कि जी मिनी बजट से गरीब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असमा साहिबा, देखिए, पहले तो मैं जरा पॉलिटिकल हिस्से का कुछ पहले तो वो कर दूं कि वाकई मतलब जिन लोगों की तालीम और तरबियत और इकदार जो है वो पूरी पाकिस्तान ने लाइव देखी थी, वो दूसरों को बताएंगे कि वो क्या होती हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में, चौधरी मंजूर साहब का नाम ले लेती हूँ, वो उनके बारे में उनके पता नहीं, कहते रहे हैं कि पास्ट में उनका कोई क्या ताल्लुक था। लेकिन वो बैठ के कुछ भी बात कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ये इनको बातें करना तो खत्म है ना पीटीआई के ऊपर। और बातें करने के लिए इससे अगर कारकर्दगी होती तो इनकी कारकर्दगी पूरी दुनिया में सबसे अच्छी होती। अब दो एक बातें, ये अरशद मलिक की वीडियो का जिसका मजाक बनाते रहे, जिसका मेरी एको आ रही है बार बार, जिसका फोरेंसिक कराने के लिए फिरदौस आशिक अमान साहिबा उस वक्त मुआविन खसूसी थी, उन्होंने कहा बस देखिए हम इसका फोरेंसिक करा देंगे और हम बिल्कुल जो है वो इनको झूठा साबित कर देंगे। फोरेंसिक करा के फिर घर बैठ गए और अरशद मलिक चले गए, बेचारे कब्र में भी चले गए, लेकिन उनकी जजमेंट आज भी कायम है। जस्टिस क्यूम की जिसकी बात करते हैं बार बार, इनकी इत्तला के लिए थोड़ी सी तारीख अगर पढ़ लें, इन्होंने 1 घंटा वो कम अज कम बात की है, मैंने इनको बात में इंटरप्ट नहीं किया। अगर आप इनसे पूरी बात और कर लीजिए, मैं बाद में इंतजार कर नहीं, कोई बात नहीं, आप बोले, आप बोले। नहीं, अज़मा साहिबा कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा, आप बेशक बात आवाज ही को हो रही है। नहीं, मुझे मेरी एको हो रही है, बीच में आपने जो लुकमा दिया था वो मुझ तक पहुंच गया। बहरहाल इसके ऊपर जो जस्टिस क्यूम साहब का जो फैसला है वो उसके बाद उसको जो है वो रिवर्स कर दिया गया था और वो फैसला खत्म हो गया था। यहाँ पर मजे की बात यह है कि इनको वो पुराना जरूर जाना है पीछे, लेकिन 2018 भूल जाता है, इनको आरटीएस भी भूल जाता है, जनूबी पंजाब महाज भी भूल जाता है, इनको हवाई जहाज चलते हुए भी भूल जाते हैं। 9 सीटें पंजाब असेंबली में हमारी ज्यादा होते हुए जो है वो जहाज चला के पंजाब हुकूमत बननी भी भूल जाती है। इनकी तो कोई खिदमात वाकई नहीं है। वो ओए तसद्दुक जलानी, मैं जो है वो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करके दिखाया। पार्लियामेंट पे हमला किया, पीटीवी पे हमला किया, असमत जुनेजो को ईंटें मार मार के उसको बरी हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर, बरी हो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर की है, इनकी तो कोई खिदमत नहीं है, बरी हो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर इन इल्जामात से। 1 मिनट, नहीं वो हो गए ना वो। और ये आपको पता है कि हमारे वजीर आजम, इनके वजीर आजम वो दहशतगर्द थे और इश्तिहारी थे जब वो वजीर आजम बने। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ था। और ये भी बड़ी अजीब बात है कि दूसरों से रसीदें मांगने वाले जो है अपनी ज़कात और खराज चोरी की रसीद नहीं देते और दूसरों को वो जो है वो चोर साबित करने के लिए हर वक्त तैयार बैठे हैं। 7 साल से फॉरेन फंडिंग अकाउंट जो है वो पूछ रहे हैं कि जरा रसीदें दे दें कि ज़कात कहाँ खाई थी। अब आ जाते हैं आम आदमी। अफसोस की बात यह है कि मैं चाहती थी कि आज हम सिर्फ बजट पे बात करें, लेकिन इनकी ये जो तमाम पॉलिटिकल गुफ्तगू है, जिस पे वो कह रहे थे वो पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करना चाहते, उन्होंने फैक्ट्स पे बात करनी है, लेकिन उन्होंने कर ली तो मुझे भी जवाब देना पड़ता है, जाहिर है, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड को दुरुस्त करना है। अब आ जाते हैं जरा बजट के ऊपर। इनसे पूछिए कि जब हम इनको डूबा हुआ पाकिस्तान देके गए थे, जब ये बिलबिला रहे थे, मियां साहब मेरी बारी आने दो, मैंने 200 माहिरीन इकट्ठे किए हुए हैं, मेरे आते ही जो है वो टैक्स भी जो है वो 8,000 अरब इकट्ठा हो जाएगा। अभी उन्होंने कहा कि टैक्स 6,000 पे ले जा रहे हैं। वो कैसे
इंडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए। आपको पता है कि इस वक्त इंडायरेक्ट टैक्सेस की रेशो जो है, जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो हूं नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस वक्त 60-40 की रेशो है। 60% इंडायरेक्ट टैक्सेस है, वो आप मोटरवेज की वो टोल प्लाजा बढ़ा लें, वो आप इंडायरेक्ट टैक्सेस लगा लगा के लोगों के खून नचोड़ लें, उसके उनको। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इनके वजीर आजम ने कहा था कि चूंकि चोर और डाकू है लोग, इसलिए टैक्स नहीं दे रहे। वो लोग जिनके दौरे हुकूमत में जब 18,000 पे मिला था, वो 36,000 पे लेके गए थे, लेकिन उनके दौर में तो टैक्स नहीं बढ़ा था। डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। अब ये इंडायरेक्ट टैक्सेस की मार मार के लोगों का खून निचोड़ रहे हैं, वो इसके ऊपर शादियाने बजा रहे हैं। और इनको इनकी इतला के लिए कि जो पाकिस्तान का नक्शा ये खींचते हैं। अब ये भी अजीब बात है ना, इमरान खान साहब ने जो है वो मई में कहा कि मुझे नींद नहीं आती, महंगाई बहुत है, और अगस्त में आकर उन्होंने कह दिया पाकिस्तान सबसे जो है वो खुशहाल मुल्क है, बहुत यहाँ पे बहुत सस्ता होता है मुल्क। अब जरा फैक्ट्स जरा मेरे भी सुन लीजिए। आपको पता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसमें 70% डिक्रीज हुआ है। आपको पता है कि हमारे दौरे हुकूमत में हमने 2 करोड़ लोगों को खते गुर्बत से निकाला था। इनके दौरे हुकूमत में 5 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे गए हैं। उसके बाद इनके दौरे हुकूमत में 5 मिलियन, ये अभी बहुत मोहतात अंदाजा है, 5 मिलियन के करीब लोगों ने अपनी जॉब्स खोई हैं। हम मईशत का साइज इनको 315 अरब के ऊपर देके गए थे, ये इसको श्रिंक करके जो है वो 290s में ले आए हैं। उसके बाद हम जी पर कैपिटा इनकम जो है वो 1650 पे छोड़ के गए थे, ये आज उसको 1200 के करीब ले आए हैं। तो ये है इनकी खिदमात। और उसके बाद डिटाई का आलम यह है कि पाकिस्तान में सब अच्छा है। अमेरिका की, इंग्लैंड की एग्जांपल्स हमें क्यों देते हैं? हमें इंग्लैंड और अमेरिका में रहते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, और यहां पर हमें अपनी जेब के मुताबिक हमें इस हुकूमत को बर्दाश्त करना है। पहले भी हुकूमतें आती रही हैं, पहले भी महंगाई होती रही है। आज 19%, मैं नहीं कहती, 19% आपकी जो है ग़िज़ाई महंगाई है। अब इसके बाद आप फिर भी आप कहें कि कोई मसला नहीं होगा। देखिए ये आप मेकअप पे, गाड़ियों पे, इनकी बातें मैं मान लूं। एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट बात मैं गरीदा सिर्फ करना चाहती हूँ। मैं मान लेती हूँ इनके वजीर खजाना जो है, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा कि हमें सब्सिडीज विड्रॉ करनी पड़ेंगी, हम पेट्रोलियम लेवी को 30 रुपए पर ले जाएंगे जो इस वक्त 8 रुपए है। तो इसका मतलब ये है कि ये वो पेट्रोल अमीर इस्तेमाल नहीं करता, पेट्रोल हर गरीब आदमी की उसमें बाइक में भी डलता है, उस बाइकिए की बाइक में भी डलता है, जो बेचारा फूड देने जाता है। उसके बाद गैस की प्राइस के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये जो है ना, ये याशी छोड़नी होगी, हमें इसकी प्राइस बढ़ानी होगी। LNG आप टाइम पे ले ना सके, जो है $8 पे, $10 पे आप शायद मिस्ता को आप बहुत की चक्की में डालने की बात नहीं, ये बहुत सीरियस इशू है। आप कॉन्ट्रैक्ट करें फिर भी ना आपको कोई LNG ना दे, कमाल है। इलेक्ट्रिसिटी की आप कीमतें बढ़ाएंगे, महंगाई कैसे नहीं बढ़ेगी आम आदमी के लिए? फेयर पॉइंट, वेरी फेयर पॉइंट। जहां पर गैस की बात की, जहां बिजली की बात की, जहां पेट्रोल की बात की, और बाकी फिगर्स वो डिबेटेबल हो सकती हैं, लेकिन बिजली, गैस, पेट्रोल, फूड इन्फ्लेशन 19% के करीब। आपका स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो कह रहा है कि 12% तक टोटल ओवरऑल महंगाई पहुंच गई है। कितने हो तुसी? गरीदा की महंगाई नहीं, मैंने कहीं आके कहा कि महंगाई नहीं है। आपने मुझसे पूछा और मैंने कहा तो महंगाई है। मैं आपको आपको बताऊं क्या होता है। अगर मैं यहाँ से देख के पढ़ना शुरू कर दूं ना, और मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट पता ना हो और मुझे उसकी हिस्ट्री पता ना हो, तो उस वक्त तक अच्छा लगता है। पर उसकी अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री देखें और थोड़ा सा उसका फ्यूचर देखें, तो चीजें बेहतर नजर आने लग जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि पॉवर्टी लाइन आपके ये ड्रॉ करके गए थे, 2 करोड़ लोगों को ऊपर निकाल के गए थे, और आपने 5 करोड़ को नीचे कर दिया। सुनते नहीं, उन्होंने कहा पहले 2 करोड़, फिर उनका जो जॉब लॉसेज होंगे पूरी तरह 5 करोड़ ही होंगे। ये डाटा जिसका इस्तेमाल कर रही है, जो कह रही है PBS जिसका डाटा होता है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, उन्होंने ही बताया कि पाकिस्तान, हमने सिर्फ PBS, IMF, वर्ल्ड बैंक कहता है पाकिस्तान वो 2 मुल्कों में है जिसने कोरोना के बाद V शेप रिकवरी की है। बिल्कुल लूज हुई 96 लाख जॉब्स, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता ये गलत कह रही हैं, डाटा देख लीजिएगा। और पाकिस्तान ने 3 महीने के अंदर रिकवर किया, जितने लोगों ने अपनी जॉब्स लूज करी थी वो सारी की सारी वापस आई। ये कहते हैं कि इकोनॉमी 5.8% पे थी और ये 38 लाख लोगों को नई नौकरी देके गए थे। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर 5% पे, और इंशाल्लाह अगले जून हम क्लोज करेंगे तो 5.5% होंगी। तो क्या इनकी दफा जो इकोनॉमी ऊपर जाती है तो लोगों की नौकरियां ज्यादा हो जाती हैं, और हमारी दफा जब इकोनॉमी ऊपर जाती है तो लोगों की नौकरियां कम हो जाती हैं? बड़ी रॉकेट साइंस है, समझ नहीं आई मुझे। फिर उन्होंने कहा कि मोटरवे की रिसीट्स बढ़ा के आप लोग टैक्स इकट्ठा करते हैं। मोटरवे पे टोल टैक्स कितना कर दिया आपने मिसाल के तौर पे? इस्लामाबाद से लाहौर कितना कर दिया? जिसने किया ना खरीदा, उसको आप अच्छी सी कोई अपने अल्फाज में कोई बात करें, जल्दी से करें ना।
जल्दी करें ना, गवर्नमेंट के वजीर है ना। सुने, ये एग्रीमेंट शाहिद खाकान अब्बासी मोटरवे के साथ FWO के साथ करके गए हुए हैं। क्या एग्रीमेंट? एग्रीमेंट ये है कि आपने उनको ठेके पे दे दी हुई है मोटरवे, आपने उनको कहा हुआ है पर ईयर इस हिसाब से आप पैसे बढ़ा सकते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट नहीं किया, इसलिए तो मैं कह रहा एक मिनट अली नवाज अमान साहब, आपको इंटरप्ट करूंगी, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, अली नवाज साहब का मुकम्मल जवाब लेते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मतलब मोटरवे पे टोल टैक्स जो बढ़ा है वो नून लीग की हुकूमत एग्रीमेंट करके FWO के साथ मुआहदा एग्रीमेंट करके गई हुई है, हर साल इतने % आप टोल टैक्स बढ़ाएंगे, तो आप एग्रीमेंट कैंसिल कर दें। हम कर नहीं सकते, कैसे नहीं कर सकते? रिकॉर्ड कैंसिल कर दें, कारके कैंसिल कर दें, उसको $6 अरब देना पड़ेगा, किसी का $1.5 अरब। आपकी नहीं, यहाँ पर FWO के साथ कैंसिल करने में प्रॉब्लम क्या है? आपने उनसे एग्रीमेंट ये किया कि हम मोटरवे को एक तरह पूरा रेनोवेट करेंगे नया। आपने देखा होगा मोटरवे पूरी एक दफा रिकार्पेट हुई बिल्कुल थी। ठीक है। जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो आप फ्यूचर में उनके साथ सेट करते हैं कि आप किस आप वो पैसे रिकवर कैसे करेंगे, रिविजिट कर लेना। जब आप एग्रीमेंट कर चुके हो, यही तो मसला है। अब वो कहते हैं कि हमने तो बिजली लगा दी, आपको 23,000 मेगावाट चाहिए थी, हम 40,000 मेगावाट लगा गए हैं, कोई आपको कैपेसिटी पेमेंट है, आप रिविजिट कर। जब कर रहे थे एग्रीमेंट, गर्मियों में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि नून लीग इतनी इजाफी बिजली लगा के चली गई है कि हमें पता नहीं क्या करें। निहारी खा के बात कर रहे होते हैं, मगज खाया होता है, जब एग्रीमेंट कर रहे होते हैं। लंदन से इन्हें प्यार नहीं है, लंदन ये रहते हैं। उसके बाद उन्होंने बड़ी मजेदार बात की, उन्होंने कहा कि इनकी पर कैपिटा इनकम हम इतने पे छोड़ के गए थे, अब इतनी हो गई है। 1,90,000 पे छोड़ के गए थे, 2,46,000 है आज, और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा ये 2.25 लाख रुपए पहुंच जाएगी इस साल। अच्छा, अपने अल्लाह सबका है और मुझे पता आपका भी, लाहौल वाला कुव्वत पड़ रही है, लाहौल वाला कुव्वत पड़ रही है, तो फिर देखिएगा गायब हो जाएंगी टीवी से। अच्छा, मैं आगे बात करता हूँ। इसका आजमा जवाब देंगे जरूर आपको, खुद कहा आपने, मैंने तो नहीं कहा। इसका आजमा जरूर जवाब देंगे, बिल्कुल देंगी। फिर उन्होंने कहा देखिए पेट्रोल तो गरीब आदमी भी इस्तेमाल करता है, इसीलिए 52% ये लोग टैक्स लेते थे पेट्रोल के ऊपर, और कोरोना के बाद से हमने जो हमारी GST है 0% कर दी है। 0%, जो 52% ये लोग लेते थे हमने 0% कर दी है। अब हमने जो प्राइसेस नीचे, एक मिनट 52% टैक्स पे कम से कम 90 रुपए का पेट्रोल मिल रहा था, अब आप 0% टैक्स पे 170 का पेट्रोल दे रहे हैं, ये कहाँ की मंतक? आप भी जबरदस्त इनकी इकोनॉमी टीम का हिस्सा बन सकती हैं। वो इस तरह कि $45 पे जब तेल खरीदेंगे तो 90 रुपए में मिल जाएगा। इस वक्त कितने पे? अभी $85 पे ब्रेंट है, तो आपको $85 ब्रेंट के हिसाब से देना पड़ेगा। इन्होंने ऑयल बोनेंजा एंजॉय किया है, $7.5 अरब का फॉरेन रिजर्व बचाया इन लोगों ने। किस तरह कि दुनिया में जो सबसे सस्ता तरीन तेल रहा है वो इनके दौर में रहा है, इन्होंने ऑयल बोनेंजा एंजॉय किया। अब ये कहें कि हम फीते लगा लें कि हमारी वजह से दुनिया में कम हो गई थी, ये तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, जवाब ले लूं, जवाब ले, आपका जवाब मुकम्मल नहीं हुआ अभी, चलिए आप मुकम्मल करें। नहीं, मैं बात करने, अब इन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया, मर गए। अब मुझे बताइएगा इकोनॉमी का, जब ये छोड़ के गए $23 अरब पे आपकी एक्सपोर्ट थी, आप स्टेट बैंक डॉलर नहीं छापता खरीदा, आज अल्हम्दुलिल्लाह साल हम $32 अरब पे क्लोज करेंगे। तो इकोनॉमी अच्छी हुई कि बुरी हुई? अब तो बताइएगा। रिमिटेंसेज $20 अरब पे 18 साढ़े 18 अरब डॉलर पे छोड़ के गए थे, हम $32 अरब पे लेके जाएंगे, लेकिन मतलब $30 अरब पिछले साल था, इस साल $32 अरब पे लेके जाएंगे। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 7% से इंक्रीज कर रही है। एग्रीकल्चर में पांचों क्रॉप आपकी बम्पर क्रॉप्स आई हैं। मुझे बताइए क्या ये कहीं और हो रहा है? ये उसके बावजूद चीनी महंगी क्यों मिलती है आपको? चीनी आपकी बिल्कुल ठीक बात है, जनरल बात बढ़ जाए, आजमा का जवाब ले, सवाल ना किया करें। अच्छा, दूसरा जवाब देते हैं, आजमा की तरफ जब काश्तकार को हम 90 रुपए देंगे और वो 6 महीने बाद देंगे, और जब आप काश्तकार को 250 रुपया मिलेगा मन के पीछे, तो आपको पता है कि ऑटोमेटिकली थोड़ी प्राइस ऊपर जाएगी। आपने सपोर्ट प्राइस ज्यादा की है। अच्छा। आप काश्तकार आपका 70% है, 70% है आपका जो काश्तकार है जो पाकिस्तान के अंदर रहता है, तो आपने उसका सोचने 2012 से उसकी सपोर्ट प्राइस नहीं बढ़ी हुई। गंदम 1250 पे ले रहे थे, हम अब 1950 रुपए पे ले रहे हैं। अभी कॉटन में पहली दफा इंटरवेंशन हुई है कि हम 5000 से नीचे रेट गया तो कॉटन हम खरीदेंगे, कॉटन तबाह कर गए थे। यस, दिस इज द इंटरवेंशन। आपने एक बड़ी लंबी चार्जशीट लगाई है और आपने अपनी गवर्नमेंट की वो चीजें भी बताई हैं कि जो सामने नहीं पता। मैंने डिफेंड किया। अच्छा, नहीं डिफेंड भी किया आपने, और आपने ये भी बताया कि पुराने जमाने में क्या होता था पिछली हुकूमतों में। जी अज़मा बुखारी साहिबा, आपने सुन ली अली नवाज अवान साहब की बातें, जवाब दीजिए। जी, एक तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये जो घर बैठे सूडो इंटेलेक्चुअल है ना, इनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो इस पाकिस्तान को ले डूबा है।
کہ अकल ना होवे तो मौजा ही मौजा, कुछ भी कह लो बैठ के, क्या है, मुंह ही हिलना है ना, हिला लो और दूसरे को जो है वो दूसरे की तज़हीक करके साबित करो कि बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दिया है। तो तज़हीक तो अल्लाह की जिल्लत और इज्जत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, अगर इन जैसों के हाथ में होती तो पता नहीं क्या होता। अब जरा कुछ फैक्ट्स पे बात कर लें। पहली तो बात यह कि इनका वजीर खजाना ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि मुझे नहीं पता, मैं श्योरली नहीं कह सकता कि पाकिस्तान की जो है वो अगली GDP क्या होगी, वो पहले कह चुके हैं। जिस दिन उन्होंने आना था उससे 2 दिन पहले तो बिल्कुल ही और बात कर रहे थे। अब जरा 2-3 बातें। अब FWO कहाँ की है, हमारे मुल्क का है ना, हमारे मुल्क का इदारा है। इसी तरह का झूठ उन्होंने ये भी बोला कि जी वो देखें इतनी सड़कें महंगी बन रही थी, उसके ऊपर 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हुई, इमरान खान साहब भी तशरीफ लेके आए, उन्होंने भी इसके ऊपर गुफ्तगू फरमाई। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इनको वजीर आजम पोर्टल के ऊपर सवाल पूछा कि जी हमें डिटेल्स दें वाकई कि जो इतनी महंगी जो बनी है सड़कें, जो FWO बना रही थी, इनको मेरा ख्याल मालूम होगा FWO कौन है, और जो है उसके ऊपर करप्शन हुई है तो वो जरा रिकॉर्ड दे दें। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन और FWO ने रिटर्न जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। बिजली के मंसूबों के हवाले से एक मिनट अज़मा साहिबा, तो चले गए। अज़मा साहिबा, जो अली नवाज साहब ने कहा कि शाहिद खाकान ने किया था एग्रीमेंट FWO के साथ कि आप हर साल बढ़ा सकते हैं टोल टैक्स, ये दुरुस्त है कि गलत, यस और नो? हाँ, इस पे भी आ रहे, इनको कहें जरा चेक कर लें, पिछले साल 3 दफा इजाफा हुआ है यार, ये बात जवाब दे टोल देना प्लाजा भाई के अंदर। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी थी, मुझे बात पूरी करने दी। शाहिद खाकान साहब ने वो मुआहिदा किया कि नहीं किया? देखिए, मुआहिदे होते हैं हमेशा, हर साल की एक परसेंटेज सेट होती है, हर मुआहिदे में हर साल की एक परसेंटेज सेट होती है कि आप इस % से इजाफा कर सकते हैं। उसका ये मतलब नहीं होता कि अगर आपको 10% का, अभी मुसलसल बोल रहे हैं। नहीं अज़मा, आप मुकम्मल कीजिए, अज़मा आप मुकम्मल कीजिए जवाब। ये बहुत अरस्तू है, मैं नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूँ। वो आपकी पार्टी मैं तो एक आम इंसान हूँ ना, ये अरस्तू होंगे, मैं नहीं हूँ। अच्छा, अज़मा को जवाब मैं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल ही नहीं रहा। अज़मा को जवाब देने दें मुकम्मल। जी अज़मा साहिबा, जवाब मुकम्मल करें आप प्लीज। अब जब आप 10% का इजाफा कहा गया हो, जो एक रूटीन मैटर होता है, उसके बाद आप 40% का इजाफा करें तो फिर किसको जाके पकड़े? फिर जाके वो वही जो वो कह रहे थे ना, उनके बारे में बात कर ले। फिर अब मेरा ख्याल है बैठ के खुद बात कर लें कि जिन्होंने 40% इजाफा किया है, जो बिजली के मंसूबे हैं, पिज़्ज़े वाले अंदर चले गए, अभी फिर बोल रहे हैं। चौथे नंबर पे पाकिस्तान महंगा तरीन मुल्क है, मैं नहीं कहती, इकोनॉमिस्ट कहती है। और जो मैंने रिपोर्ट अभी जिसके फिगर्स मैंने पढ़ के बताए, मैं इसीलिए वो जो ना ये बेचारे फोबिया में रहते हैं, गलत बोल देना है, वो जी पर्ची नहीं सामने रखनी, पर्ची से बड़ी तौहीन हो जाती है। मैं तो आम आदमी, मैंने कहा मैं तो देख के पढ़ा और इसीलिए पढ़ लिया कि मैं वो 12 मौसम ना बना दूं, मैं जर्मनी जापान ना मिला दूं, मैं जो है वो कहीं और ना चल पड़ूं, इसलिए मैंने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए देख के पढ़ लिया। और मैंने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को कोट किया है, मैंने घर बैठ के रिपोर्ट नहीं बनाई, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बनाई है। और आपका तो IMF ये भी कहता है कि आपने कोरोना के पैसे खाए हैं, वो तो ये कहते हैं कि आपने गबन किया है और आपका ऑडिटर जनरल जो है उसको आपने छुपाए रखा, आपने कहा रिपोर्ट पब्लिक ना करो। आपके कायमा कमेटी के अंदर आके आपके सेक्रेटरी खजाना कहते हैं इसको पब्लिक ना करें, हमारी फंडिंग रुक जाएगी। तो अभी मतलब ये बातें, अभी पेट्रोल के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने चेक किया है, पेट्रोल की प्राइस $75 है, ये 85 पे कह रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। और जब इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो रही हैं, उसका फायदा पाकिस्तान की आवाम को नहीं देना। वो क्यों? अब ये जो डॉलर की कीमत आज 181 रुपए के ऊपर है, जिसको इन्होंने पता नहीं, वो भी IMF के कहने पर या किसके कहने पर, जो ये हाल कर दिया है। और ये हमेशा कहते थे, वो देखे ना, डार साहब ने डॉलर को काबू में रखा, डॉलर में काबू में रखा तो फायदा किया ना, मुल्क का फायदा ही हुआ, हम कब से कम भुगत नहीं रहे थे। आज ये डॉलर की प्राइस को जहां ले गए हैं, और याद है ना आपको, वो डॉलर की प्राइस वजीर आजम को टीवी से देख के पता चलती है, पता नहीं अब भी वैसी चलती है कि नहीं, लेकिन पेट्रोल के ऊपर मेरे पास ये भी रिकॉर्ड है, ये भी जरा सुन लें। जब हम हुकूमत में आए थे 2013 में, 105 रुपए डॉलर पर बैरल था पेट्रोल, और ये मैं ये भी ऑथेंटिक रिपोर्ट पढ़ के बता रही हूं। उसके बाद 2015 में, 2014 में हुआ 96 के ऊपर, फिर उसके बाद हुआ वो 40, फिर 52, फिर 69। मतलब क्या बात करते हैं आप कि हमारे दौरे हुकूमत में और पाकिस्तान में इनकी दौरे हुकूमत से पहले 10 साल की एवरेज निकालिए, पेट्रोल पर बैरल जो है वो 80s और 90s के बीच में ही रहा है, लेकिन पेट्रोल की प्राइस कभी यहां नहीं पहुंची थी जहां इन्होंने पहुंचा दी है। लेकिन फिर भी जाहिर है वो गुनहगार तो बाकी सब थे, ये तो हाजी सादक और अमीन है ना।
अज़मा साहिबा, आपके बहुत से जवाबात अभी बाकी हैं, सवालात कुछ मजीद रहते थे, खासतौर पर नवाज शरीफ की वापसी, शहबाज शरीफ के हवाले से हुकूमत का एक नया पैंतरा, अली नवाज अवान साहब के भी कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिन पे मैं जवाब लेना चाह रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया अस्मा बुखारी साहिबा और अली नवाज अवान साहब। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह इन द प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज।